हेलो बच्चों, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर, प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो कई दिनों से लेक्चर हमारे आ नहीं पाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो कोई बात नहीं, अब हमारे डेली आपके पास लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 9। पिछले हम लेक्चर 8 में जितने भी हम पढ़ चुके हैं उसके आगे का आज का हम पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपके लिए मैंने लाइसोसोम के बारे में बताया था। लाइसोसोम लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो लाइसोसोम ही था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ाया था। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे वैक्यूल के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लाइसोसोम तक पढ़ चुके थे, तो अपने समय को खराब ना करते हुए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हर बार मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमारे ये जो वीडियो है कौन कौन देख सकते हैं। तो हमारी ये जो वीडियो है बच्चों, वो नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट वालों के लिए तो है ही। ठीक है, और जो अभी 11th क्लास में उनके लिए तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उनका साथ साथ नीट की भी तैयारी हो जाएगी, और वो 11th क्लास में है तो उनकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हम चैप्टर पढ़ना है अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिससे बच्चे का अपना 11th भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो अपना नीट की तैयारी कर रहा है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, और चैनल को कर दीजिए शेयर आगे तक, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, उनकी भी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके लिए बता दूं उससे पहले कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नीट वाले भी देख सकते हैं और 11th क्लास वाले, लेकिन जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इस टाइम चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कंपटीशन लेवल तक की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने वीडियोस देख ली, हमारा लेक्चर देख लिया, पूरे चैप्टर पढ़ लिए, तो आपका ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सब कंपटीशन लेवल का है। ठीक है, तो चलिए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला ही हेडिंग आज के जो टॉपिक है उसको, हमारा पहला ही टॉपिक है वो है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल, तो वैक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में एक सुंदर सा हेडिंग लगा लीजिए, वैक्यूल। ठीक है, 4th नंबर था हमारा ये, तो यहाँ पर पड़ेगा वैक्यूल। ठीक है, कि वैक्यूल क्या होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कोई भी रटवाने वाला काम होता नहीं है, तो आप पहले से ही जानते हैं, अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं वैक्यूल एक्चुअली होता क्या है। जैसे सेल के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे मान लीजिए कोई सेल है हमारी, ठीक है, ये कोई सेल है, इसके अंदर जैसे एक थोड़ा सा, मतलब ये ज्यादा स्पेस, अभी जो इतना सारा स्पेस है इसे ही कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, इसे ही कहते हैं वैक्यूल। हमें ज्यादा रटने वाली बात नहीं, हमें बस समझना है। ठीक है, तो हमारा अभी लिखेंगे तो हम लिख ही देंगे इंग्लिश में। मैंने आपको बता दिया है कि मतलब सेल के अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे ही कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए लिखवा देता हूँ कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया उसी को बस हमें इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या 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 होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले से लिखवाता हूँ। ठीक है, हम लिखेंगे अ मेम्ब्रेन बाउंड, अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इज कॉल्ड एज वैक्यूल। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको जो बताया वही बात बस यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, कि अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूल। ठीक है, जो हमारा सेल के अंदर स्पेस होता है उसी को हम कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जब सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म में तो होगा ही। ठीक है, एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो कोई भी बाहर की बात नहीं पढ़ी है। मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर खाली स्पेस को हम कहते हैं वैक्यूल, और साइटोप्लाज्म पढ़ा होता है, तो आपको पता है। ठीक है, बेसिक बात है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा वैक्यूल होता है वो होता है हमारा 3 टाइप का। ठीक है, 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सेप वैक्यूल, एक होता है हमारा फूड वैक्यूल, एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, लिखवा देता हूँ यहाँ पर आपको। वैक्यूल होता है हमारा बेसिकली 3 टाइप का। ठीक है, 3 टाइप का। ठीक है, कितने टाइप का होता है बच्चों? वैक्यूल होता है हमारा बेसिकली 3 टाइप का। पहले मैंने आपको क्या बताया, सेप वैक्यूल। ठीक है, सेप वैक्यूल। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। फिर आता है हमारा फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल। ठीक है, फिर नंबर 3 आता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी भारी बात नहीं पढ़ी है हमने, बिल्कुल आसान बात है कि सेप वैक्यूल जो होता है वो हमारा होता है तीन टाइप का। सेप वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। अभी जो हमारा होता है सेप वैक्यूल मिलता कहाँ है? ये हमारा मिलता है आपके लिए मैच्योर प्लांट सेल में, ठीक है। ये कहाँ मिलता है हमारे लिए? मैच्योर प्लांट सेल में। यहाँ पर लिखेंगे इज फाउंड इन मैच्योर प्लांट सेल, ठीक है। मैच्योर प्लांट सेल में मिलता है हमारे, ठीक है बच्चों। ये हमें कहाँ मिलता है? मैच्योर प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। और ये जो फूड वैक्यूल होता है मिलता है हमारे लिए बेसिकली प्रोटिस्टास में, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, इनमें हमारे लिए मिलता है, ठीक है। और ये जो फूड वैक्यूल हमारा होता है ये अमीबा में मिल सकता है, ठीक है। अमीबा जैसे हो गया लाइक अमीबा, ठीक है। और इंगल्फ द फूड पार्टिकल, इंगल्फ द फूड पार्टिकल, ठीक है। तो इनमें हमारा मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली प्रोटिस्टा ही होते हैं सब, ठीक है। इंगल्फ द फूड पार्टिकल्स इनमें भी हमारे लिए मिल सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी जो हमारे होते हैं वो भी हमारे लिए प्रोटिस्टास में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी बात आपको लिखवा रहा हूँ मैं बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास एनसीईआरटी है, देखिए है, तो मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि एनटीए ने भी हमारे लिए क्या रख दिया, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं कि एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो मैं उसी बुक से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। फर्क इतना है कि उसमें वो सब पूरा दे रखा होता है, मैं उसके लिए शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ जैसे अमीबा हो गया, इग्लिना हो गया, पैरामीशियम, इनमें अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और इग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, ठीक है। इनमें होता है हमारा, और इट हेल्प्स इन, ये हमारा हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में, ठीक है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, आप नाम से लग रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये हमारा इनमें करता है हेल्प, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए थोड़ा थोड़ा बता दिया इनके बारे में, लेकिन अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ही हम इसमें हेडिंग डालेंगे अपना, वो डालेंगे सैप वैक्यूल, ठीक है, सैप वैक्यूल। ओके बच्चों, सैप वैक्यूल क्या होता है अभी मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। ये हमारे लिए कहाँ मिलता है? मैच्योर प्लांट सेल में मिलता है। तो मैं इसे डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं हम एक डायग्राम इसका, ठीक है। तो डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाया कीजिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बना लिया करूँ उसके बाद, ठीक है, कहीं ना कहीं इरेज भी करना पड़ जाता है मुझे, इसलिए, ठीक है। तो आपके लिए इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है हमारे लिए वेस्कुलर सैप, ठीक है, वेस्कुलर सैप, ठीक है, इसे कहते हैं वेस्कुलर सैप, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ये कवर करता है 90% स्पेस प्लांट सेल का। मान लीजिए हमारी कोई भी प्लांट सेल है, इसके अंदर का कवर करता है 90% स्पेस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कवर 90% स्पेस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारी अंदर, ये होती है वैक्यूल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वैक्यूल, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम है उससे कुछ हटके है थोड़ा सा डायग्राम, लेकिन आपके लिए बिल्कुल इजी करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से आपके लिए नोट्स बना लेता हूँ, ठीक है, फिर उन्हीं से मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले मैं छांटता हूँ एक एक वर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारा टोनोप्लास्ट है इसके बारे में बताता हूँ। ये जो हमारी होती है मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है। ये मेम्ब्रेन होती है हमारी वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारे सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे लिए मैच्योर प्लांट सेल का एक मैंने आपको डायग्राम बता दिया, ठीक है, मैच्योर प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, कैसे करके हमारा वैक्यूलर सैप बनता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, कि वैक्यूलर सैप क्या होता है। यहाँ पर जगह है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, वैक्यूलर सैप के बारे में, इसी के बारे में लिख देते हैं, ठीक है, वैक्यूलर सैप के बारे में। तो बच्चों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये कंटेन क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज कंटेन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इनके पास क्या क्या चीज होता है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताता हूँ कंटेन क्या क्या चीज करते हैं, ठीक है। कंटेन इनके पास देखिए वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है। और इनके पास होता है हमारा आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वाटर होता है, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं,
ठीक है, वाटर, आयंस, मिनरल और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, जैसे अदर अनवांटेड मटेरियल हो गए, सॉलिड सब होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल हो गए यहाँ पर। और भी इनके पास कई चीजें होती हैं, आप लिखना चाहें सॉलिड तो वही सब आ जाएंगे नीम। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट, तो यहाँ पर सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, जब सॉल्वेंट है तो फिर वो भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ होते हैं इनके पास, ये इतनी चीजें करते हैं कंटेंट। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसी के बारे में कुछ आपको और भी चीजें बताता हूँ। ठीक है, वैसे मैं चाहूंगा आपको कि यहीं पर बता दूं, इसी डायग्राम में थोड़ा सा बना के, थोड़ा सा मतलब कुछ चेंज करना है इसमें, बस उसके बारे में आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं यहीं पर। वैसे बता दे रहा हूँ यहीं पर। ठीक है, जब जगह है तो यहीं पर बता देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कुछ पंप्स के बारे में, जैसे सोडियम पंप, पोटेशियम पंप होता है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड पंप, तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको ये जो कुछ दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारे, मैं आपको पिछले डायग्राम में बता चुका हूँ, ये होते हैं हमारे पंप सीट। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पंप्स, जो टोनोप्लास्ट हमारी मेम्ब्रेन है उससे बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है कुछ। ठीक है, यहाँ पर होता है वो काम भी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म, आपको ये तो पता ही है। ठीक है, इसी डायग्राम में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसी में जो पंप्स होते हैं इनका कुछ ना कुछ काम तो देखो होता ही है। ठीक है, क्योंकि आपको जानते हैं क्योंकि जो हमारा मटेरियल होता है उसका इनमें, ये अंदर वाले मटेरियल में और इस सेल के बाहर वाले मटेरियल में एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, आदान प्रदान जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इनसे वही काम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं, इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए वैक्यूलर सेप है यहाँ पर, और ये हमारे साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वैक्यूलर सेप की, मतलब जो वैक्यूलर सेप आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है ज्यादा। ठीक है, वो ज्यादा होती है साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ये पॉइंट है ये कि आपको लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूलर सेप, वैक्यूलर सेप, इसकी कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूलर सेप की बहुत ज्यादा होती है कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म से, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म की मतलब वैक्यूलर सेप की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की तुलना में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, पॉइंट था यहाँ पर, वो हमें याद करना है। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नोट करके आपके पॉइंट लिखवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, आप पहले से इतना कर लीजिए नोट। ठीक है, तो वैसे आज आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आज मैं मतलब दिन में बना रहा हूँ ना, आपका लेक्चर कर रहा हूँ अपलोड। ठीक है, तो आपने नोट तो कर लिया होगा, इतना है, कर लिया नोट, नोट कर लिया होगा इतना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चों अपनी कॉपी में डाल लीजिए, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए नोट। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर राइटिंग। ठीक है, तो नोट करके आपको लिखना है एक पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वो वाला मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बिल्कुल अच्छा मटेरियल मिलेगा, कंपटीशन लेवल तक का मटेरियल यहीं पर फ्री में अपलोड हो रहा है। ठीक है, और अक्सर लोग ऐसी जगह पर कम जाते हैं जहां पर फ्री में आपको कोई भी चीज दी जा रही हो। ठीक है, लोग सोचते हैं कि अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि छोटी की दुकान पर अच्छी चीज मिलती है। ठीक है, तो अब नोट करके पॉइंट लिखते हैं हम एक। ठीक है, नोट करके एक हेडिंग डाल लीजिए आप। ठीक है, हमें लिखना है यहाँ पर कुछ पॉइंट, पहले मैं लिखवा देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था सोडियम एंड पोटेशियम इनमें ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल in active occur, in active occurs against, in active occur against the concentration gradient, concentration gradient, concentration gradient required energy। ठीक है, require एनर्जी। इस पॉइंट के कहने का मतलब है क्या, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट किस लिए है, यहां पर आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्या लिखा है इसमें,
कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल, जो हमारा मटेरियल होता है उसका साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें होती है एनर्जी की रिक्वायर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे वो क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में, ठीक है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो गलत है, ठीक है, आपको वहां पर कहना है गलत। लेकिन ये जो पॉइंट है, पॉइंट लिखा हुआ है सही, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इसके बाद अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, इसके बारे में आपने पॉइंट तो नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लिया कीजिए, ठीक है, ये पॉइंट कर लीजिए नोट, फिर हम पढ़ते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में, ठीक है, तो हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड वर बैक्टीरिया विच सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, मतलब जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड प्लास्टिड जो बैक्टीरिया के साथ मिलकर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को शो करते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की सिमिलर होती है बैक्टीरिया की तरह, सिमिलर टू बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब इनकी जो होती है प्रॉपर्टीज वो एक दूसरे से सेम होती है, मिलती जुलती होती हैं, ठीक है, यही हमारे लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में ज्यादातर बताया जाता है, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं और यही पॉइंट्स कुछ होते हैं, हम लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। लिखते हैं हम यहाँ पर पहले से कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स वर बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स वर बैक्टीरिया विच सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको रखनी है याद कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड शो करते हैं बैक्टीरिया के साथ मिलकर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और प्रॉपर्टीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अभी जो मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज होती हैं और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, प्रॉपर्टीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू बैक्टीरिया, ये मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं सिमिलर होती हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, यही एंडोसिम्बायोटिक सिम्बायोटिक में थ्योरी में बताया जाता है। अब कुछ सिमिलरिटीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में, ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग जो आएगा वो हमारा आएगा सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है, तो हम लिखेंगे वही हेडिंग अपना, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप 11th क्लास में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप ड्रॉपर के बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में सिमिलरिटीज देखते हैं, ठीक है। तो पहला ही हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि बोथ ऑफ देम हैव रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मशीनरी, ठीक है। तो ये जो दोनों ही होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, इनमें ये सभी होती हैं क्रियाएं, ठीक है। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिख देना है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, आपको पहला नंबर डाल के लिखना है कि बोथ ऑफ देम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मशीनरी, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन मशीनरी, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है, कि ये होता है इनमें, ठीक है, ये पॉइंट्स भाई मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके पास हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, मतलब इनके पास जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है दोनों के पास, ठीक है। हैव आरआरएनए, मतलब है इनके पास होता है आरएनए, हैव आरएनए, वो भी कैसा होता है सिंगल एसएस लीनियर, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, ठीक है,
एस एस लीनियर, इसका मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है यहाँ पर ये आरएनए, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है बच्चों। तो ये बात यहाँ पर अपने को रखनी है याद, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड में होते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड में जो होते हैं हमारे राइबोसोम वो होते हैं सेम टाइप के। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कि हैव राइबोसोम आर 70S टाइप, ठीक है। हैव राइबोसोम मतलब दोनों के पास होते हैं राइबोसोम, और वो राइबोसोम कितने किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं 70S टाइप के, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है यार, ठीक है, 70S टाइप के होते हैं राइबोसोम। और मैंने आपको एस के बारे में बता दिया था, मतलब राइबोसोम के बारे में आपको बता चुका कि एस जो होता है वहां पर वो होता है हमारा स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पर याद, ठीक है। उसके बाद आता है हैव देयर ओन प्रोटीन, इनके पास जो होती है वो खुद की होती है प्रोटीन, हैव देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है, इनके पास जो है वो खुद की होती है प्रोटीन्स बच्चों। तो ये बात आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है आपको, मतलब बस छोटे छोटे देखिए पॉइंट है, आपको याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये सभी मैं यहाँ पर आपको लिखवा दिए, ठीक है। एक दो पॉइंट और है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूँ वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब ये जो बहुत हार्ड दोनों होते हैं वो होते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत हार्ड क्यों होती है अभी मैं इनका रीजन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, दोनों जो होती हैं वो होती हैं हमारे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्यों होती है इनका रीजन भी आपको बताना, क्योंकि बिना रीजन के हम आपको नहीं बताते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले से मैं आपको इसका रीजन भी बता सकता हूँ, क्योंकि असर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। असर्शन रीजन में आपका एक क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है, रीजन लिखा हो, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है कि हैव देयर ओन प्रोटीन्स बट डिपेंड्स ऑन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, मतलब इन दोनों के पास खुद की प्रोटीन्स तो होती हैं लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के साथ मिली होती है, ठीक है, उन पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है कि हैव देयर ओन प्रोटीन्स, हैव देयर ओन प्रोटीन्स बट have their own proteins but depends on cytoplasmic प्रोटीन, ठीक है। इनके पास जो है वो खुद की प्रोटीन तो होती हैं लेकिन डिपेंड करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन पे, ठीक है। तो ये बात आपको बच्चों याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फॉर मैनी ऑफ देयर फंक्शन, इनके मतलब बहुत भी फंक्शन होते हैं, मतलब क्यों डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे सारे डिपेंड क्यों करते हैं, जब इनके पास खुद की प्रोटीन होती है तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन पर डिपेंड क्यों करती हैं। तो होती हैं अपने फॉर मैनी ऑफ देयर फंक्शन, मतलब इनके और भी कई फंक्शन होते हैं जिनके लिए ये मतलब साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर मैनी ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, अपने कुछ फंक्शंस के लिए उन पर निर्भर करती हैं। और कुछ पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट, यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि बहुत हार्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। आपको ये पता होगा कि ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं, और ये आपको क्यों पता होगा, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। इसीलिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे पीछे वाले तो आप पहले से वो वाले लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बहुत आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। दोनों जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं, ठीक है बच्चों। ये बात आपको करनी है याद, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है हमारा, कुछ पॉइंट्स अभी और रह गए, यहीं पर लिख देता हूं मैं अगर जगह है यहाँ पर तो, ठीक है। अगला जो है हमारा वो पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है, एक दो पॉइंट रह गए हमारे, वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 8वां नंबर जो हमारा आता है वो आता है कि दोनों इन्वॉल्व्ड इन एटीपी सिंथेसिस, दोनों जो होते हैं वो एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन एटीपी सिंथेसिस, दोनों जो होते हैं एटीपी सिंथेसिस में अलग करते हैं, लेकिन एक ही तरीके से नहीं करते हैं, ये दोनों करते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियम जो होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको पता होगा। अगर आप ड्रॉपर के बच्चे नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियम जो होता है वो क्या होता है और प्लास्टिड में क्या होता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो हमारा प्लास्टिड होता है इसमें होता है फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन के द्वारा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन नहीं जानता है, न तो 9th क्लास से पढ़ा दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, ओके बच्चों। तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारा, इसमें होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होता है इसमें, केवल फोटो नहीं होता, फॉस्फोराइलेशन, राइलेशन, ये मुझे इधर का याद आ रहा था प्लास्टिड का, तो इसमें होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है हमारा प्लास्टिड में, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद। अब एक लास्ट पॉइंट है बस इन दोनों का, बस लास्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि बॉथ डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, मतलब दोनों जो होते हैं वो बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सेल जो होती है उसका डीएनए डिवाइड करता है, दो सेल बन जाती है। बाकी बस अभी आपको इतनी बात इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि बोथ आर, लिखे हैं यहाँ पर, both are divided by बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन, दोनों जो होते हैं वो हमारे बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए नोट, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए नोट, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसा क्या होता है, ठीक है। पहले से आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो वैसे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है आज, ठीक है, वैसे क्लियर नहीं दिखाई देता है, लेकिन आज आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप कर लीजिए बच्चों इतना नोट, ठीक है। और वैसे समझ में आ रही है एक चीज, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिखवा रहा हूँ, यानी कि रटवा रहा हूँ, ठीक है, आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हर एग्जाम इजी होता है, बस आप मेहनत करते रहें, अपनी बरकरार रखे मेहनत, ठीक है। और हम तो आपके साथ हैं ही बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। लगभग आधा घंटा हो गया हमारा, और लूंगा मैं आपकी 10-20 मिनट की क्लास, ठीक है। उसके बाद आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे हम, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ा दूंगा पूरा टॉपिक जो आपका है वो पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, और अगली क्लास से पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो आप इतना पहले से नोट कर लिया होगा, तो आपने बहुत देर हो गई है, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा, आप वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम होता है खराब, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपको करवाता रहूं, वैसे तो क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में एक सुंदर सा हेडिंग लगा लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए बिल्कुल, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सगुन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और जो मेरा चैनल है सगुन कोचिंग सेंटर उसके भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलो आपने हेडिंग लगा लिया या नहीं लगाया, पहले कॉपी में हेडिंग लिखो सबसे बड़ा बढ़िया तरीके से, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बस बोले ये बात रट ली, बस बोले पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है, लेकिन होता है भाई, सही है, ये बात आप याद रखेंगे। कॉपी में लिख लीजिए, आप इतना हेडिंग डाल लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक, क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो सिंपल बात सबसे पहले कि इसे कहते हैं हम अपना पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, लिख लेंगे हम कि दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, हाउस ऑफ द सेल, ये जो हमारा होता है वो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। अब इसके कुछ शेप होते हैं, ठीक है, शेप होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसके क्या क्या शेप होते हैं, ठीक है बच्चों। शेप जो होता है हमारा होता है सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप होता है हमारा, ठीक है। शेप जो होता है इसका कैसा होता है, वो होता है सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट होते हैं वो तो आपको याद ही करने होंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है,
ये बात है, ठीक है। उसके बाद इसका साइज होता है वो कितना होता है, ठीक है। साइज जैसे ये भी बात आपको याद ही रखनी होगी, ठीक है। ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है। इसका जो साइज होता है, इसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। लेंथ जो होती है इसकी वो कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो आता है इसका डायमीटर, ठीक है। डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर होता है बच्चों, डायमीटर होता है इसका 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। और आपको पता हो कि 1 माइक्रोमीटर में होते हैं हमारे 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में होता है हमारा 10⁻⁻6 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि शेप, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मतलब जो कहने का मतलब क्या है, इसका शेप, साइज और नंबर अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूँ कि शेप, साइज एंड नंबर, शेप, साइज एंड नंबर, shape, size and number of mitochondria varies of mitochondria, shape, size and number of mitochondria varies in different type of cell, in different types of cell, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, जो हमारी फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव सेल होती है उसमें जो होते हैं ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिव सेल मतलब ये जैसे उसमें कोई भी खराबी ना हो, ठीक है। कोई भी मतलब उसमें सारे जो होते हैं ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते हैं, जो होते हैं हमारे इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर, वो सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो वो जो होते हैं फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव सेल उसे कहते हैं, तो उसके अंदर होता है ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव सेल जो होती है उसके अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव सेल हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। और जो फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव सेल नहीं है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल लेस एक्टिव सेल जो होती है, ये होती है हमारी लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसमें, ठीक है। कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें होते हैं कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो ये बात रखनी है आपको याद, ठीक है। उसके बाद एक नोट करके आपको लिखना है पॉइंट, ठीक है। नोट करके मैं आपको एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो नोट करके, जो मैं नोट करके पॉइंट लिखवाता हूँ वो थोड़े थोड़े देखो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ, ठीक है। नोट करके वो लिखवाई इसलिए जाते ताकि इसलिए उस पर आपका ध्यान जाए, ठीक है। तो नोट करके हम इसमें पॉइंट लिखे कि इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप unless stained with specific stain। अब ये स्टेन कौन से होते हैं, जेनस ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है, जेनस ग्रीन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब इसे हम आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। और अनलेस स्टेन विद स्पेसिफिक स्टेन, मतलब कई स्टेन के द्वारा देख सकते हैं, जैसे जेनस ग्रीन हो गया, ठीक है, जेनस ग्रीन हो गया, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता हो कि इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो मैं उनके बारे में एक दो डिफरेंस है वो बता दे रहा हूँ, फिर पूरा डायग्राम से मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कुछ आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मैं आपको बताऊं कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और ये जो होती है इस इनर मेम्ब्रेन, इसमें इनफोल्ड मतलब फोल्डिंग हो जाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होते हैं कॉन्टिन्यूअस
और हैव इनफोल्डिंग, जो इनर मेम्ब्रेन होती है हैव इनफोल्डिंग, इनफोल्ड हो जाती है। और इनफोल्ड का मतलब आपको पता है कि इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। कहीं पर भी मैंने आपको पहले बताया कि कहीं पर भी अगर फोल्डिंग आ जाए तो आप समझ लीजिए वहां पर इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया हो सकता है, ठीक है। कॉल्ड एज क्रिस्टी, कॉल्ड एज क्रिस्टी, ठीक है। इन्हें जो है वो हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जो इनफोल्ड हो जाती है इनर मेम्ब्रेन उन्हें कहते हैं हम क्रिस्टी, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है मोर परमेएबल, ठीक है, मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो होती है मोर परमिएबल, और जो हमारी ए मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन ए होती है लेस परमिएबल, ठीक है। और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, लेस परमिएबल, परमिएबल, या इसे ही कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है बच्चों। तो ये बात रखनी है आपको याद, ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसलिए रखनी है आपको याद, ठीक है। ये तो कहानी बन गई कि ये है इंपॉर्टेंट बात, इसलिए रखनी है आपको याद। वैसे ही सभी बातें याद रखनी, ठीक है। तो आप इतना ये कर लीजिए नोट, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका चित्र, मतलब डायग्राम, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम पढ़ेंगे हम अपना, ठीक है, डायग्राम, ठीक है बच्चों। डायग्राम पढ़ेंगे, आप बच्चों नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। लाइट चली गई थी, लाइट आ गई, सही है। अंधेरा हो गया था थोड़ा, अब तो लाइट है बिल्कुल, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसका पढ़ते हैं हम डायग्राम, ठीक है। डायग्राम क्या कहता है, ठीक है, डायग्राम से इसके लिए पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो डायग्राम से हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया है, नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, तब आपको और भी क्लियर दिखाई देगा। वैसे आज क्लियर तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है। अभी दिखाई देगा और भी क्लियर, ठीक है। अभी आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो बच्चों नोट हो गया आपका है। तो अब बनाते हैं यहाँ पर इसका डायग्राम, ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम से आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। बिल्कुल बस डायग्राम ही पढ़ेंगे, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आज, ठीक है। फिर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दो इसके फंक्शन में आपको बता दूंगा, लिंक रिएक्शन कुछ होंगी वो बता दूंगा, ठीक है। पहले सर पढ़ते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम इसका क्या कहता है हमारा, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसके बाहर होती है एक आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर तो बच्चों ये आपको क्या दिखाई दे रही है, एक आउटर मेम्ब्रेन, सही लग रहा है। देखो भाई ज्यादा ड्राइंग आती नहीं है हमें, लेकिन हमें ड्राइंग में मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें पीएचडी नहीं करनी है बच्चों, ठीक है, हमें केवल समझना है, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा डायग्राम, ठीक है। ऐसे 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 हम बना लीजिए, ठीक है। समझना है हमें केवल, ज्यादा हमें पीएचडी नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है हमारी वो है हमारी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिक्विड, ठीक है। ये होता है कुछ इसके अंदर लिक्विड, ठीक है। इसे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर ऐसे के देखिए ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, डीएनए लाइक आएगा ये, ठीक है। ये कुछ आपको डीएनए दिखाई दे रहा होगा, कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कुछ राइबोसोम, ये है हमारे राइबोसोम, ठीक है। ये दिखाई दे रहे हैं आपको राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद आपको कई स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आरआरएनए, ठीक है, मतलब आरएनए, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ये आप बता सकते हैं क्या, ये है हमारी क्रिस्टी, अभी मैंने आपको लिखवाया भी था। ये जो होते हैं फोल्डिंग हो जाती है इनर मेम्ब्रेन, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है।
तो ये बात रखनी है आपको याद, ठीक है। और इनके ऊपर कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ लाइक दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इनके बारे में लिखते हैं एक एक करके, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया ए होती है आउटर मेम्ब्रेन, ए होती है इनर मेम्ब्रेन। तो इनके अंदर जो ये स्पेस होता है इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है इससे जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम, जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं, एंजाइम जुड़े होते हैं, ठीक है, एंजाइम एसोसिएटेड, एंजाइम आर एसोसिएटेड, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं एसोसिएटेड, मतलब एंजाइम जुड़े होते हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन से भी जुड़े रहते हैं। ये जो होती है हमारी क्रिस्टी, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम क्रिस्टी, ठीक है। ये जो होती है ये फोल्ड हो जाती है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है हमारे, इन्हें कहते हैं हम F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल होते हैं बच्चों, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल होते हैं हमारे, ठीक है। और इन्हें हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं ऑक्सीसोम, ठीक है, इन्हें कहते हैं ऑक्सीसोम भी हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इनका फंक्शन भी होता है, इनका फंक्शन क्या होता है सर, वो होता है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, फंक्शन होता है इनका वो होता है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, फंक्शन होता है इनका वो होता है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, टीएस सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जो मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, लिखवा भी दिया, ये भी है डबल, डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो मैंने आपको बता दिए थे कितने होते हैं 70S टाइप के होते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपको ये भी दिखाई दे रहे होंगे बड़े बड़े, ये क्या है, ये पॉइंट नहीं है, इन्हें कहते हैं हम प्रोटीन्स, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और इसके अंदर ये जो मैंने अभी आपको लिक्विड बताया है, लिक्विड क्या होता है, ये होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है हमारा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं इसके लिए, ठीक है, ये बात भी रखनी है आपको याद, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है हमारा डेंस होता है, ठीक है, और ये जो होता है होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस के बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा मिक्सचर जिसे हम अपनी आंखों से देख ना पाए, जैसे अगर पानी है, पानी के अंदर हम नमक मिला दें तो आप उसमें क्या देख पाएंगे कि ये नमक कौन सा है, नमक कहाँ पर है, वो तो घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है, आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो वही होता है, इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो यही होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है होता है SS लीनियर आरएनए, SS लीनियर आरएनए, मतलब ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए होता है, ठीक है। तो ये बात रखनी है आपको याद, ठीक है। वैसे तो इसमें जितने भी बताना था वही मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि हैव एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी, मतलब इनके पास जो होती है एटीपी सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, हैव एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी में काम आते हैं, वैसे इनका इतना काम नहीं होता है, ठीक है। F0 F1 जो पार्टिकल होते हैं इनका एटीपी सिंथेसिस एक्टिविटी में काम होता है, ठीक है। तो आप इतना ये पूरा डायग्राम लीजिए बना, फिर उसके बाद मैं इसके पास फंक्शन बताऊंगा और एक का लिंक रिएक्शन है वो बता दूंगा, बस फिर हो जाएगा हमारा एंड आज का लेक्चर। बस 5 मिनट और चाहिए आपके, बस पहले आप इतना डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद करते हैं आज की क्लास को एंड, ठीक है। तो बच्चों आपने बना लिया होगा शायद डायग्राम, ये क्योंकि बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, ठीक है। बन गया या नहीं बन गया, बन गया होगा वैसे तो, बन गया होगा वैसे हैं। तो चलिए चलते हैं, अब लिखते हैं इसके कुछ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं क्लास को एंड, ठीक है। फंक्शंस मैं आपको इसके लिखवा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फंक्शन तो अभी मैंने वैसे भी आपको कुछ बता दिया, लेकिन और बता देता हूँ एक दो, ठीक है। फंक्शन अगला हेडिंग आप ले लीजिए फंक्शन, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन यानी कार्य, ठीक है। तो ये हेल्प करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। इट हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प हमारे लिए, ठीक है।
इतनी बात रखनी है आपको याद, ठीक है। अब यही ज्यादा, इसका कुछ फंक्शन ज्यादा नहीं है। और पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, ये मतलब सभी चीजें इनमें आती हैं, ठीक है। लेकिन ये मेनली हेल्प करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। रेस्पिरेशन में ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और कुछ आती है इसकी लिंक रिएक्शन है, ठीक है। इसी में आती है इसकी कुछ लिंक रिएक्शंस, वो हमें पढ़ लेनी है। वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इन्हीं से रिलेटेड है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है कि इनमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। इसमें जो क्रेब्स साइकिल होती है, मैं आपको बता दूं, क्रेब्स साइकिल जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है साथियों, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है। जैसे ये पूछ सकता है, वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रियल में जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ होती है, तो मैं आपको बता दूं ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब वो पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो कहाँ होती है, तो वो होती है हमारी ऑन लीनियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑन लीनियर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। ऑन लाइनर मेम्ब्रेन, ऑन लाइनर मेम्ब्रेन, लीनियर लाइनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, वो उसमें जो लाइनर मेम्ब्रेन हमारी, उसमें होती है ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे वो आपसे लिंक रिएक्शन मैंने आपको क्यों बताई कि ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछ चुका है, क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं। इस बार 2025 में देखिए कितना कठिन पेपर आया था, तो कोई पता नहीं है वो कैसा पेपर दे दे, ठीक है। इस बार हमें उसको चैलेंज भी नहीं करना है और अपने हर चीज पढ़नी है, ठीक है। जो पूछ सकता है, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सब है हमारा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर वो आपसे पूछे क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, वो होती है ऑन लाइनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितना पढ़ना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है सब, ठीक है। जितना आपका एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहें। मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोड करवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हें आप सॉल्व करते रहें। और एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ते हैं, रटते रहें, ठीक है। वो वैसे आप पढ़ लें बस एनसीईआरटी, क्योंकि इतना मैं बता दे रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी का ही है सब, ठीक है। वैसे आप यही पढ़ लेते हैं तो ये भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी भी आप पढ़ लिया कीजिए कभी बार, ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं है, उससे ज्ञान ही बढ़ेगा आपका, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए आज के लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। और वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया बहुत। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, और 2-3 लेक्चर लूंगा इसके, फिर कर दूंगा इसके लिए खत्म, ठीक है। इस चैप्टर को हो जाएगा ये चैप्टर एंड, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो, सब चीज समझ में आई हो, तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए आगे तक शेयर, चैनल को भी कर दीजिए आगे तक शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।